सीधा सा सवाल है अनमोल, जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है? वजह क्या है? क्या इन दोनों नेताओं को अपने शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश स्तर के नेताओं से कोई डर नहीं है? क्या पार्टी में डिसिप्लिन खत्म हो गया है? क्या ये दो नेता अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं? आखिरकार वजह क्या है? क्योंकि देखिए 33 सीटें आई हैं। सवाल यह उठता है कि मुजफ्फरनगर की सीट आरएलडी से गठबंधन के बाद भी हार गए ये लोग। अब इस पर संगीत सोम सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ संजीव बालियान कह रहे हैं कि हरिंदर मलिक संगीत सोम द्वारा बुलाए गए प्रत्याशी थे, उनके द्वारा उतारे गए प्रत्याशी थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत लंबा चल रहा है। दिन प्रतिदिन दोनों के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आपको वजह क्या दिखाई पड़ती है? ये तकरार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? देखिए पंकज जी, 2013 के जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उन दंगों के बाद तीन नाम ऐसे निकल के आए थे जो एक हिंदू समाज में अगर कहा जाए तो उभरते हुए एक नेता के तौर पर निकले थे। उसमें से तीन नाम में से अगर मैं कहूँ तो दो नाम संजीव बालियान और एक संगीत सोम थे, और एक तीसरा जो नाम है वो सुरेश राणा का नाम। ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें इन दोनों के विवाद की, संगीत सोम और संजीव बालियान के विवाद की, तो संगीत सोम का जो विवाद अब उनकी तरफ से अगर विवाद की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान ने उनको हराने की भूमिका निभाई थी, ऐसा उनके समर्थक जो है वो आरोप लगाते हैं। संगीत सोम के जो समर्थक हैं वो आरोप लगाते हैं ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इन दोनों की जो लड़ाई शुरू हुई है वो 2022 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई। अब जब सब ऐसा ही लगता होगा, संजीव बालियान ने भूमिका निभाई है उनको हराने में, और अतुल प्रधान जो सरधना विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं, 2 बार हारे थे, सॉरी 3 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार हारे थे, तीसरी बार जाकर जीत मिली थी। तो संगीत सोम वहां पर हैट्रिक लगाना चाहते थे सरधना विधानसभा में, और संजीव बालियान की जो भूमिका निकल के आई, क्योंकि एक इंटेलिजेंस अगर कहा जाए तो संगीत सोम की भी थी, उसमें कुछ चीजें ऐसी निकल के आई जिसमें संजीव बालियान का नाम था। उस पूरे मुद्दे के बाद से एक प्लानिंग तैयार होने लगी थी 2024 के चुनाव के लिए। आप देखें तो संजीव बालियान अगर सरधना विधानसभा में जाते थे तो उनका विरोध हुआ करता था, और वो विरोध माना जाता था कि संगीत सोम के ही आदमी हुआ करते थे। लेकिन अभी तक इन सब की पुष्टि नहीं है कि ये संगीत सोम ही कराते थे या नहीं कराते थे। आपको अगर ध्यान हो तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा करी थी उससे ठीक पहले संजीव बालियान की गाड़ी पे, काफिले पे हमला हुआ था, पत्थर मारे गए थे, शीशा भी टूटा था, जिसकी चर्चा काफी चली थी। तो उसी समय जब संजीव बालियान हमें मिले थे जनसभा के बाद, तो हमने उनसे सवाल किया था, तो उस समय भी कहीं ना कहीं वो इशारा करते हुए नजर आ रहे थे पार्टी के ही लोग के ऊपर, लेकिन नाम उस समय नहीं लिया था क्योंकि चुनाव नजदीक था, नाम लेना नहीं चाहते थे। अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है तो संजीव बालियान खुलकर बात करते हुए नजर आए, और खुलकर बात करते हुए जब नजर आए तो उन्होंने संगीत सोम पर सीधा टारगेट किया। तो ये साफ हो गया कि लड़ाई जो है संजीव बालियान और संगीत सोम की चुनाव को लेकर ही थी। और चलिए, अगर बात आ करें ये 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 संगीत सोम ये की, ये साफ हो गया कि लड़ाई चुनाव को लेकर के ही थी। लेकिन राजेश शर्मा, लड़ाई इस कदर बढ़ रही है कि दोनों एक दूसरे का पर्दाफाश करने पर जुट गए। आप बताएं शर्मा जी कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहा यहां तक जा रहा है कि इसने जमीनें खरीदी, इसने ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीदी, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि लेटर पैड फर्जी है। लेकिन तरह तरह की बातें हो रही है। एक तरफ संगीत सोम कह रहे हैं कि मैं सरधना के लिए जिम्मेदार हूं, वहां पर संजीव बालियान चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ संजीव बालियान कह रहे हैं कि पार्टी की हार जयचंदों की वजह से हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि दोनों के बीच में सुलह और समझौता का कोई आसार दिखाई पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि कोई नेतृत्व
चाहे प्रदेश इकाई का नेतृत्व हो, वो इंटरफेयर कर रहा हो और दोनों को स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हो कि आप दोनों इस तरीके से लड़ाई क्यों कर रहे हैं, और मीडिया में इस तरीके से बात आ रही है। इस तरीके से बात आने का साफ मतलब है कि लड़ाई तो बीजेपी के दो नेता ही कर रहे हैं। ऐसे में मैं सीधा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या ये लड़ाई आपको थमती हुई नजर आ रही है, या आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो 2026 का भी चुनाव होगा, 27 का। देखिए भाई साहब, ये जो दोनों, अगर सरदना के पूर्व विधायक संजीव सोम हो या पूर्व सांसद संजीव बालियान हो, डॉक्टर संजीव बालियान, दरअसल जब 2013 में दंगा हुआ, तो उस समय जब दंगा हुआ 2013 में, उससे पहले 2012 में संजीव सोम सरदना के विधायक बन चुके थे। और चूंकि 2012 में चरथावल विधानसभा से डॉक्टर संजीव बालियान ने भी टिकट मांगा था कि उन्हें भाजपा टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। और जब जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो दंगों में भी ये प्रतिस्पर्धा थी। वहां चुनिंदा 5-6 लोग थे, चाहे संजीव सोम हो, चाहे संजीव बालियान हो, सुरेश राणा हो, विक्रम सैनी हो या कुंवर भारतेंदु हो, ये कुछ चेहरे थे। और उस समय 2014 में लोकसभा का चुनाव आना था, और वहां भुनाने में लगे हुए थे कि कौन सबसे ज्यादा है। हालांकि इस मामले में संजीव बालियान भी दोषी रहे, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ। और संजीव सोम, जब सरदने का पूरा बवाल हुआ, यहाँ खेड़ा में पंचायत हुई, रैली हुई, कई हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, तो एक प्रतिस्पर्धा थी उस समय कि 2014 में लोकसभा का टिकट कौन पाए। हालांकि उस दरमियान टिकट पाने में संजीव बालियान कामयाब हो गए, और तभी से ये प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो रहा है। संजीव बालियान तो लगातार ये सोचते हुए दोनों प्रभावशाली नेता हैं, चाहे संजीव सोम हो चाहे संजीव बालियान हो। चूंकि संजीव बालियान अमित शाह जी गृह मंत्री के बहुत करीबी हैं, और जहां तक ये माना गया कि जो संजीव सोम है योगी जी के करीबी थे। लगातार इनमें प्रतिस्पर्धा का दौर चला। 2014 में वो भी मंत्री बने, हालांकि संजीव सोम मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन प्रभावशाली रहे जब 2017 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनी। तो इनकी दोनों की प्रतिस्पर्धा आपस में, दोनों का 36 का आंकड़ा है। और ये चाहे 2019 का मामला हो, 2017 का मामला हो। 2017 में कहीं ना कहीं ये बात उठी थी कि डॉक्टर संजीव बालियान नहीं चाहते कि संजीव सोम दोबारा सदन के विधायक बने। और जब 2019 का चुनाव हुआ, तो ये बात उठ के आई कि संजीव सोम नहीं चाहते कि 2019 में संजीव बालियान दोबारा से सांसद बने। ऐसे ही जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आया, तब भी ये सब बातें आम कॉमन थी। लोग आपस में कहते थे कि संजीव बालियान नहीं चाहते थे कि तीसरी बार संजीव सोम सदन के विधायक बन जाए, क्योंकि अगर विधायक बनेंगे तो फिर मंत्री बन जाएंगे, तीसरी बार के विधायक हैं, और मंत्री बनेंगे तो फिर वो आगे निकल जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो पूरा दौर है ये प्रतिस्पर्धा का, ये आज से नहीं, वैसे लगभग 10 साल पुराना। ये पूरा जब दंगा हुआ 2013 का, तब से दोनों में एकदम प्रतिस्पर्धा है। और इस बार तो 2024 के चुनाव में ये सब सामना हो गया, अब आमना सामना हुआ। हालांकि जो प्रॉपर्टी के बारे में आदान प्रदान हो रहा है, अब यहाँ संजीव सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां कुछ पर्चे छप जाते हैं, बढ़ते हैं। हालांकि लेटर पैड वो संजीव सोम की होती है, वो उस पर टोटल चिट्ठा होता है कि आखिर संजीव बालियान 2014 सालों में इतनी अकुल संपत्ति उनके पास कहां से आई, इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। तो ये तो जाहिर है कि प्रॉपर्टी तो है। हालांकि उनके भी जो सहायक हैं, उन्होंने भी जो है एक मानहानि का दावा किया है 10 करोड़ रुपए का। उन्होंने भी ये दावा किया है कि अब संजीव सोम भी बताया कि संजीव सोम के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। तो चूंकि पॉलिटिकल लोग है, प्रॉपर्टी दोनों के पास है। अब ये है कि लोग तमाशा देख रहे हैं। अब जो कोई कह लोग तमाशा देख रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक अपने को योगी का नजदीकी बताते हैं और दूसरे अमित शाह के नजदीकी बताते हैं। तो दरअसल इन दोनों को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, इसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही होगी। शुक्ला जी, मुझे लगता है संतोष शुक्ला मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संतोष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, आप हमारी आवाज सुने? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। ये बताइए कि ये दोनों नेता, बीजेपी के नेता, रोज लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। पार्टी का ऐसा कल्चर नहीं है। ये पार्टी को लेकर के पार्टी दावा करती रही है कि ये इस पार्टी में अनुशासन होता है, लेकिन जिस तरह की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है, उससे आपको ये लग रहा है कि इन दो नेताओं को ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, कहां से ताकत मिल रही है
क्यों एक दूसरे पर छींटाकशी जारी है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीतिक धमक की लड़ाई है, राजनीतिक हनक की लड़ाई है। इसमें जो संगठनात्मक अनुशासन उसके पालन करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ये गुंजाइश तो जब 31 मार्च को मोदी जी की रैली थी, पहली रैली जो मेरठ से वो अमूमन शुरुआत भी करते हैं, 2024 की भी शुरुआत यहीं से हुई, तो वो ऐसे क्षेत्र में हुई जो सरदना विधानसभा को भी कवर कर रहा था, मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के बहाने, और 5 लोकसभा सीटों के लोगों की वो संयुक्त रैली थी। उस दौरान भी सीएम योगी जी ने अपने संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बैठाकर संगीत सोम और संजीव बालियान से बातचीत की। तो इस स्थिति में भी बहुत मतभेद उनके दूर नहीं हो पाए, और कालांतर में क्या 1-2 घंटे के अंदर ही संगीत सोम का एक बयान बड़ा चर्चित होता है, और उससे लग जाता है कि शायद ये जो धुंध है, ये जो रिश्तों पर जमी हुई धूल मिट्टी नहीं है। तो जब राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होती है, मैं आपको साफ बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज चेहरे हैं, और एक ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से इन दोनों का उभार है। जो 2013 के मुजफ्फरनगर के हालात की बात अभी वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी कर रहे थे, इसलिए। और दूसरी बात है कि दोनों की राजनीतिक जो शैली है उसमें कहीं साम्यता है और कहीं भिन्नता है। तो एक समन्वय तो दोनों के बीच कभी नहीं रहा। 2019-23 के बीच पड़ चुके थे जब रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन सांकेतिक तौर पर एक दूसरे के लिए लोग बोलते रहे। जहां तक पार्टी के अनुशासन की बात है, तो संजीव बालियान प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जिस दौरान मंत्री पद उनके पास नहीं था, उस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन संगीत सोम का भाजपा की जो संगठनात्मक राजनीति है, इससे कोई बहुत ज्यादा रिश्ता कभी नहीं रहा। तो इस प्रकार से जो संगठनात्मक अनुशासन है, उसकी बहुत अपेक्षा हम और आप शायद नहीं कर पाएंगे इस मौके। नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह लड़ाई थम क्यों नहीं रही है? सवाल यह है कि बात तो हो रही है, समीक्षा करेंगे, लखनऊ में समीक्षा हो रही है। मेरे पास जो जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा कर रहे हैं। अगर आप कहें तो प्रदेश इकाई के बड़े नेता हर सीट पर हार की समीक्षा कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने आज मीटिंग शुरू की है। एक एक सीट पर हार की समीक्षा करने का फैसला हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए, एक तरफ समीक्षा हो रही है और सबसे पहले अवध क्षेत्र के हारे हुए 9 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, जिसमें आप समझ सकते हैं अवध क्षेत्र का मतलब क्या है। बाराबंकी, सीतापुर, खीरी, श्रावस्ती, मोहनलालगंज, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और धरहरा के प्रत्याशी बुलाए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ आप समीक्षा कर रहे हैं, यहां तो ओपन दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टी के 2 नेता लड़ रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के एक प्रत्याशी रह चुके हैं और दूसरे विधायक हैं, अगर इन दोनों के बीच में ही लड़ाई है तो पार्टी कहां से जीतेगी? ये हरिंदर मलिक को समर्थन देने की बात अगर संजीव बालियान कर रहे हो तो इससे तो बहुत साफ हो जाता है कि मुजफ्फरनगर की लड़ाई इस कदर थी कि ये 23-24 हजार से जीतना और हारना ये तो मामूली हार है, और ये हार कोई विधायक हरा देगा अगर आपके विधायक से अच्छे संबंध नहीं हो तो। आलोक वत्स जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पंकज जी, जिस तरीके से संगीत सोम और बालियान जी में वाक युद्ध हो रहा है, तो लगता नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि स्टेट के वरिष्ठ नेताओं को धत्ता बताते हुए, सेंटर के वरिष्ठ नेताओं को धत्ता बताते हुए ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का दोषारोपण कर रहे हैं जैसे पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हालांकि इनका लड़ाई बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं हो गया है, और एक दूसरे पर जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे का बखिया उधेड़ रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज देश विदेश तक की जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत संज्ञान लेकर इनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। क्या इससे पार्टी की इमेज को ये क्या विश्लेषण करेंगे? ये विश्लेषण तो इनके 2 नेता ही पूरा कर रहे हैं पब्लिक में। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी एक एक आदमी को बुला के विश्लेषण करने के, विश्लेषण तो बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित वर्ग ने वोट नहीं किया, वो लोग कन्विंस हो गए थे कि ये संविधान बदल देंगे आने से।
वो एक बहुत बड़ा तबका था जो इनके हार का कारण था। और फॉरवर्ड उदासीन थे, वो निकले नहीं। आरएसएस के लोग उदासीन थे, वो निकले नहीं। इसलिए वो तो गनीमत मानिए बिहार का, जहां पर ये कम से कम 10-15 सीट से ऊपर नहीं जाते। जो ये नीतीश बाबू के साथ थे, जिनका एक कमिटेड वोट है बैंक, वो अति पिछड़ों का, जो नीतीश बाबू को ही जानता है और वो किसी को नहीं जानता है। उसमें महिलाएं भी हैं और अति पिछड़े भी हैं, जिनका इनको वोट मिल गया तो ये 30 के आंकड़े तक आ गए। तो वहां भी इनकी किरकिरी हो जानी थी निश्चित तौर पर। हम लोग तो खुद हतप्रभ थे जब रिजल्ट आए 30 सीट कैसे आ गया। लास्ट में बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों ने मोदी के नाम पर जहर पी लिया और पार्टी को वोट कर दिया, जो वो उस समय के कैंडिडेट को नहीं चाह रहे थे। यही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश में भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग ने मोदी जी को तरजीह नहीं दी, वो अपने बात पर कायम रहे।